दोस्तों, एक कहावत है कि सोने का मोल सिर्फ जौहरी ही समझता है। ऐसे ही एक शराबी पति अपनी बहुत ही खूबसूरत पत्नी का कद्र नहीं करता, जबकि उसकी खूबसूरती पर कई दूसरे लोग मर मिटते हैं और उसके करीब पहुंचकर उसे पाना चाहते हैं। कुछ इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि उसका शराबी पति ही अपनी खूबसूरत पत्नी को उनके पास छोड़ देता है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूं एसआर सागर। आज आपको बिहार प्रदेश के छपरा जनपद के एक गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, वैसे तो श्याम की जिंदगी सामान्य गुजर रही थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है जब वह बहुत खूबसूरत पत्नी चंदा को पाता है। चंदा इंटर तक पढ़ी होती है, जबकि श्याम हाई स्कूल पास होता है। श्याम गांव में रहकर घर की रंगाई पुताई का काम करता है और एक दिन गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर जला होने के कारण उसकी मोबाइल स्विच ऑफ रहती है, तो उसका दोस्त उसे बुलाने उसके घर आ जाता है। उसका दोस्त रामू जब उसके घर आता है तो उसकी नज़र श्याम की पत्नी चंदा पर पड़ती है। चंदा को देखने के बाद रामू पूरी तरह से विचलित हो जाता है। वह उसे देखकर तड़प उठता है। रामू चंदा के पास पहुंचने और उसे पाने का उपाय सोचने लगता है। रामू को उस रात नींद नहीं आती। वह जब भी जगता, उसके आंखों के सामने चंदा की वह खूबसूरत चेहरा होता। रामू जहां रोज शाम को शराब पीता है, वहीं श्याम इससे दूर रहता। वह काम करके सीधे घर आता और अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। रामू श्याम की पत्नी चंदा के पास पहुंचने और उसे पाने की योजना के तहत श्याम को शराब पिलाना शुरू कर दिया। श्याम शुरू में शराब नहीं पी रहा होता है, तो रामू उससे कहता कि यार एक पैग ले लो। एक पैग लेने से क्या बिगड़ जाएगा? एक पैग ले लोगे तो दिन भर के काम का थकान दूर हो जाएगा और घर पे जाओगे, खाना खा के आराम से भाभी के साथ सो जाओगे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में श्याम पक्का शराबी हो गया और वह रोज शराब पीकर घर जाने लगा। किसी दिन वह जब ज़्यादा शराब पी लेता, घर जाने लायक नहीं होता, तो रामू श्याम को अपनी साइकिल पर बैठाता और उसे घर छोड़ने ले जाता। घर जब वह श्याम को छोड़ने ले जाता तो वह उसकी पत्नी चंदा को देखता। चंदा को देखने के बाद रामू उसे सर से पांव तक निहारता। शराब पीने को लेकर चंदा और श्याम के बीच में रोज लड़ाई झगड़ा होने लगा। चंदा अपने पति श्याम को शराब छोड़ने के लिए रोज कहती, लेकिन श्याम था कि नहीं मानता और वह रोज शराब पीकर घर आता। रामू शंकर तिवारी से 5,000 रुपया ब्याज पर लिया होता है, लेकिन उसका मोल क्या, उसका ब्याज भी नहीं चुका पा रहा होता है। शंकर तिवारी एक दिन रामू से मिलता है और कहता है कि भाई मेरा पैसा दे दो, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हारा 15,000 रुपया हो गया है। रामू कहता है कि तिवारी जी, आपका रुपया कहाँ लेके भाग जा रहा हूँ, व्यवस्था में लगा हूँ, जैसे होता है आपको दे दूंगा। और फिर कहता है कि आइए, खम्मा लेके एक आया हूँ, साथ बैठ करके पीते हैं, फिर बातें करते हैं। दोनों इसके बाद बैठ करके एक जगह पीने लगते हैं। नशा चढ़ने के बाद रामू शंकर से कहता है कि शंकर भैया, जब से उसे देखा हूँ मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तड़प रहा हूँ। शंकर पूछता है कि कौन? तो रामू कहता है कि मेरे साथ जो काम करता है श्याम, उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि जब से उसे देखा हूँ उसे पाने के लिए तड़प रहा हूँ। शंकर कहता है कि सच इतनी खूबसूरत है वह? रामू कहता है कि भैया उसे देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। इसके बाद शंकर तिवारी उसके पास पहुंचने और उसे पाने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि औरत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगले दिन शंकर तिवारी रामू के साइट पर शाम को खम्मा लेकर पहुंच जाता है
और तीनों शाम को एक जगह बैठ करके शराब पीने लगते हैं। जब श्याम को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है तो शंकर कहता है कि श्याम भैया, अगर पैसे वैसे की कोई ज़रूरत होगी तो बताना। श्याम कहता है कि नहीं भैया, पैसे की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत लगेगी तो आपसे नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। फिर शंकर कहता है कि अरे यार, जब ज़रूरत लगेगी तो देखा जाएगा, अभी लो 10,000 रुपया रखो, कहीं ज़रूरत लगेगी तो खर्च करना। श्याम कहता है कि नहीं भैया, अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो आपको बताएंगे। रामू कहता है कि यार रख लो, धीरे धीरे कमा करके हम लोग शंकर भैया को दे देंगे। श्याम पैसा लेना नहीं चाहता है, लेकिन रामू और शंकर ज़बरदस्ती उसके जेब में डाल देते हैं और तीनों वहाँ जम करके दारू पीते हैं। जब श्याम को खूब नशा चढ़ जाता है, वह घर जाने लायक नहीं होता, तो रामू कहता है कि शंकर भैया, आप मोटरसाइकिल पे बैठा करके श्याम को उसके घर छोड़ आइए। फिर शंकर तिवारी श्याम को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाता है और श्याम को उसके घर छोड़ने आता है। घर जब पहुंचता है तो उसकी नज़र जब श्याम की पत्नी चंदा पर पड़ती है तो उसे देखकर वह सचमुच पागल हो जाता है। चंदा को वह सर से पांव तक निहारता है। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, घुटने तक काले काले बाल, गोरा चेहरा, वह उसे देखता रह जाता है। फिर शंकर तिवारी चंदा को बहुत जल्द पाना चाहता है। इसके बाद शंकर तिवारी श्याम को उसके घर छोड़कर अपने घर वापस हो जाता है और अगले दिन फिर शंकर शराब लेकर के आता है और तीनों दोस्त फिर साथ बैठकर पी रहे होते हैं। यह पीने पिलाने का सिलसिला चल रहा होता है और समय गुजर रहा होता है। एक दिन शंकर श्याम से कहता है कि भाई, 20,000 रुपया मेरा हो गया ब्याज सहित, मेरा पैसा मुझे लौटा दो। श्याम कहता है कि अभी तो है नहीं भैया, जैसे होगा फिर मैं आपको दे दूंगा। शंकर कहता है कि नहीं भाई, 3-4 महीना हो गया, अब मेरा पैसा मुझे आप लौटा दीजिए। श्याम कहता है कि अभी तो है नहीं, अब काम धाम करते हैं, फिर जैसे मिलता है फिर आपको दे देंगे। अगले दिन फिर शंकर शराब लेकर आता है और तीनों साथ बैठ के शराब पी रहे होते हैं। शंकर कहता है कि मैं और अब इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरा या तो पैसा दे दो या तो मेरा एक काम कर दो। श्याम कहता है कि क्या काम करना है बताइए। फिर शंकर कहता है कि यार, एक दिन भाभी से मुझे मिलवा दो। यह सुनने के बाद श्याम भड़क जाता है कि यार क्या कह रहे हो। फिर रामू कहता है कि अरे यार, भाभी से एक दिन मिलवा दोगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 देना भी नहीं पड़ेगा और कोई यह जानेगा भी नहीं। फिर श्याम कहता है कि यार तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो, मैं यह सब नहीं कर सकता। इसके बाद तीनों शराब पीते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिर शंकर शराब लेकर के आता है और तीनों बैठ कर के शराब पीते हैं। फिर शंकर कहता है कि भाई, या तो मेरा 20,000 रुपया मुझे दे दो, नहीं तो भाभी से एक दिन मिलवा दो। फिर रामू कहता है कि यार, भाभी से एक दिन शंकर भैया को मिलवा दोगे तो क्या हो जाएगा। इसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और रामू जब भी मौका मिलता श्याम को यह समझाता कि यार 20,000 देने से भी छुट्टी मिल जाएगी और शंकर भैया एक दिन भाभी से मिल लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन इसको जानेगा। तुम्हें 20,000 देने से भी छुट्टी मिल जाएगा और रोज रोज की ये किचकिच खत्म हो जाएगी। अगले दिन शंकर शाम को फिर शराब लेकर के आता है और तीनों जम करके शराब पीते हैं और फिर शंकर श्याम की पत्नी से मिलने के लिए कहता है तो श्याम कहता है कि ठीक, चलो घर पे। फिर शंकर श्याम को अपनी गाड़ी पर बैठा करके उसके घर लाता है और श्याम उसे अपने कमरे में ले जा कर के बैठाता है और शंकर को कमरे में बैठने के बाद वह अंदर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि
मेरा एक दोस्त आया है, जाकर के उसे तुम पानी दे आओ। चंदा जब शंकर के पास पानी लेकर के जाती है तो उसे जब वह देखता है तो सर से पांव तक निहारने लगता है। फिर जैसे वह झुक करके पानी रखती है, शंकर उसके साड़ी के पल्लू को खींच लेता है। यह होते देख चंदा कहती है कि ये क्या बदतमीजी है। जिस पर शंकर कहता है कि भाभी, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं, आप जैसी औरत तो आज तक मैंने नहीं देखा। इसके बाद चंदा अपने कमरे में आ जाती है और अपने पति से कहती है कि कैसा आदमी आप घर पे ले आए हैं, जाइए उससे कह दीजिए कि वह अपने घर जाए। श्याम कहता है कि जाओ यार, उसी के पास बैठो, कुछ देर बैठ के बातें करो। फिर चंदा कहती है कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। श्याम कहता है कि जाओ यार, एक बार मिल लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा। यह सुनने के बाद चंदा को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसका पति उससे क्या चाह रहा है। फिर वह अपने पति से कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप जाइए, वहाँ बैठिए, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। श्याम इसके बाद शंकर के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है। इधर चंदा खिड़की के रास्ते घर के बाहर निकलती है और गांव में रह रही अपनी मौसी के पास चली जाती है, जिसने शादी कराया था। चंदा वहाँ जाती है, ये सब बातें तो नहीं बताती, लेकिन वह कहती है अपनी मौसी से कि अगर वह पूछने आएंगे तो मौसी आप बता दीजिएगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे भैया के साथ भोर में मम्मी के पास भिजवा दीजिएगा। उधर श्याम और शंकर चंदा का इंतजार कर रहे होते हैं। काफ़ी देर जब हो जाता है तो शंकर श्याम से कहता है कि यार जाओ, देखो भाभी कहाँ हैं। फिर श्याम घर के अंदर आता है तो देखता है कि चंदा नहीं है। फिर वह शंकर के पास आता है और कहता है कि यार चंदा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनने के बाद शंकर वहाँ से बाहर निकलता है और अपनी बाइक पर बैठता है और वहाँ से भाग लेता है। श्याम शराब के नशे में रात में तो सो जाता है, लेकिन जब सुबह होता है अपनी गलती का एहसास होता है और रात की घटना को सोचकर वह हिल जाता है। सुबह वह उठता है और चंदा के मौसी के घर चंदा की जानकारी करने के लिए जाता है तो चंदा की मौसी उसे बताती हैं कि मेरे पास चंदा नहीं आई है। शाम तक श्याम को यह मालूम हो जाता है कि उसकी पत्नी अपनी माँ के पास पहुँच गई है, लेकिन उसकी हिम्मत चंदा के पास जाने की नहीं होती कि वह क्या मुँह लेकर के अपनी पत्नी के पास जाए। समय गुजर रहा होता है और श्याम और चंदा को अलग हुए 7 बरस बीत गए। चंदा की माँ का तबीयत एक दिन अचानक ज़्यादा खराब हो जाता है तो चंदा अपनी माँ को जिला चिकित्सालय में दिखाने ले जाती है, जहाँ उन्हें देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आप इन्हें क्षय रोग अस्पताल में दिखाइए। चंदा वहाँ से क्षय रोग अस्पताल के लिए निकलती है और वहाँ ले जा कर के अपनी माँ को दिखाती है। डॉक्टर जब वहाँ चंदा की माँ को देखते हैं तो कहते हैं कि इन्हें भर्ती करना पड़ेगा। फिर चंदा अपनी माँ को भर्ती वार्ड में ले जाती है और वह अंदर खाली बेड की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वहाँ तेज तेज खांस रहे एक व्यक्ति पर उसकी नज़र पड़ती है, जिसे देखकर चंदा चौंक जाती है। वह और कोई नहीं, उसका पति श्याम होता है। चंदा अपनी माँ को बेड पर लिटाने के बाद फिर अपने पति की तरफ देखती है तो उसका पति भी चंदा को देख लेता है और चंदा को देखने के बाद फिर वह अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है, झुका लेता है। चंदा अपनी माँ से यह बताती है कि उसके पति भी यहाँ भर्ती हैं तो उसकी माँ कहती हैं कि बेटा तुम उनकी भी देख रेख करो। इसके बाद चंदा एक प्लेट में अनार के दाने लेकर के अपने पति के पास पहुँचती है और कहती है कि खा लीजिए, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है। और
कब यहाँ भर्ती हुए हैं। श्याम कहता है कि 20 दिन हो गया यहाँ मैं भर्ती हूँ। आपसे किस मुंह से माफ़ी मांगूं? मैं तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया हूँ। आपके आने के बाद मुझे यह सब पता लगा कि उन लोगों ने आपको पाने के लिए मुझे शराब पिलाना सिखाया और उसने मुझे रुपया दिया, लेकिन मैं आपके आने के बाद शराब छोड़ दिया, उसका रुपया उसे लौटा दिया, लेकिन आपकी चिंता में मैं घुट घुट के जीने लगा, जिससे मुझे टीबी हो गई और पिछले 6 माह से टीबी की दवा खा रहा था, लेकिन इसके बाद भी मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी। तो इस बार डॉक्टर ने मुझे भर्ती कर लिया और अच्छा हुआ कि इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। आपसे माफ़ी मांगने के बाद अब मैं अगर मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। चंदा कहती है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। चंदा अपने पति और अपनी माँ की वहाँ लगकर सेवा करती है और दोनों 1 महीने में ठीक हो जाते हैं। 1 महीने के बाद डॉक्टर आकर के दोनों को देखते हैं तो कहते हैं कि अब आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, घर जाइए और टाइम टाइम से दवाएं खाते रहिएगा। दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है और दोनों वहाँ से अस्पताल से बाहर आते हैं। श्याम चंदा को अस्पताल गेट पर दूर खड़ा देख रहा होता है। चंदा भी उसे दूर से देख रही होती है। फिर चंदा श्याम के पास पहुंच जाती है। श्याम के पास पहुंचती है तो कहती है कि घर जा रहे हैं। तो श्याम कहता है कि कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ थे तो समय समय से खाना पानी चाय मिल रहा था, घर पे कौन है जो यह सब देगा। इसके बाद डबडबाई आंखों से श्याम कहता है कि चंदा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक बार सुधरने का मौका दे दीजिए, मुझे अपना लीजिए। श्याम जब यह सब कह रहा होता है तो चंदा उसे गौर से देख रही होती है। कहती है कि आप हमारे साथ चलिए। फिर चंदा अपने पति और अपनी माँ को लेकर के ऑटो में बैठती है और तीनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद श्याम अपनी पत्नी के साथ और सास के साथ वहाँ रह रहा होता है और जब भी उसे मौका मिलता है वह अपनी पत्नी चंदा से माफ़ी मांगता और अपने किए पर वह शर्मिंदा होता रहता। एक दिन रात को खाना खाने के बाद 10 बजे चंदा अपने पति श्याम के पास दूध लेकर के आती है और जब वह मेज पर दूध रख करके वहाँ से जाने लगती है तो श्याम अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चंदा आप मेरा और इम्तहान मत लीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको दोबारा मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आप चाहे जो कसम मुझसे खिलवा लीजिए। और यह कहने के बाद उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। चंदा उसे गौर से देख रही होती है, तभी वह उससे लिपट जाती है। श्याम भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इसके 2 दिन बाद खाने पीने के सामान के साथ चंदा की माँ चंदा को उसके पति के साथ ससुराल भेज देती हैं, जहाँ दोनों पहुँचने के बाद फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।